सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप बेलवान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जिसके हमने दो पार्ट कर लिए थे। आज इसका थर्ड पार्ट है और इसके साथ ही जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का जो टॉपिक है वो आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने कोलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी सब स्टाफ टू क्लरिकल या फिर जो क्लरिकल टू स्केल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलेबस है सभी के लिए सेम रहेगा, सभी बैंक्स के लिए और सभी लेवल के लिए, चाहे वो क्लरिकल के लिए हो या फिर स्केल 1 के लिए। तो सभी के लिए ये वाला सिलेबस सेम रहेगा। जो भी सिलेबस अलग अलग होगा वो हम आपको आगे बता देंगे। और दूसरा चैनल हमारे पास जो मिस्टर मिसेस मेलवान है, जिसपे अब तक जो स्टडी की वीडियो भी डलती थी, एजुकेशनल वीडियो डलती थी। तो अगर कोई भी पर्सन जो पुरानी वीडियो चेक आउट करना चाहता है तो उस चैनल पे जाके वहाँ से वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जितने भी आपके पास जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस यहाँ पर भी हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो इसमें देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट सेक्शन हम कर रहे तो इसमें है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 25। द एसेट्स ऑफ ए बैंक मस्ट नॉट बी लेस देन 75% ऑफ इट्स डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर। अभी यहाँ पे देखिए क्या है एसेट्स ऑफ बैंक। तो एसेट्स ऑफ बैंक क्या होगा? एसेट्स बैंक होते हैं कि जो भी हमारे पास बैंक के पास ऐसी चीज है जो कि उसके लिए एसेट है, यानी कि आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि गोल्ड हो गया, या उनके पास लोन है कोई जहाँ से उनको इनकम आ रही है, या उनके पास प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेंस नहीं है जहाँ से उनको इनकम मिलती है वो हमारे पास क्या हो गया? एसेट हो गया बैंक का। तो ऐसे जितने भी एसेट्स है बैंक के वो कम से कम 75% होने चाहिए डिमांड और टाइम लायबिलिटी के। कब? इन इंडिया एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के लास्ट फ्राइडे को कम से कम 75% होने चाहिए। क्या क्या इंक्लूड हो गया इसमें? कोई लोन है और कोई लोन लैंड किया गया है, या कोई प्रॉपर्टी ली गई है बैंक के द्वारा, कोई गोल्ड लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ से भी इनकम जनरेट होती है वो सारे क्या हो गए? एसेट। नेक्स्ट हो गया सेक्शन 26, returns on unclaimed deposit to be submitted for accounts not operated for 10 years and above within 30 days after the close of each calendar year to RBI। सेक्शन 26 क्या बताता है कि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है, जो रिटर्न है अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होगा कि जो भी खाता कोई 10 साल या उससे ज़्यादा का जो हो गया है, जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि मान लो किसी ने खाता खुलवाया या तो उसकी मान लो डेथ होगी, या वो भूल गया कि उसका कोई अकाउंट भी है और वहाँ से बैंक को रिटर्न आ रहा है। मान लो अगर उसने, अब उसमें एफडी भी हो सकती है, आरडी भी हो सकती है, और या फिर उसमें करंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें। तो जहाँ से मान लो कोई भी रिटर्न बैंक को आ रहा है तो लेकिन उसको कोई क्लेम करने नहीं आया, 10 साल हो गया है, तो उसका जो रिटर्न है वो कहाँ पे जाएगा? वो सबमिट करना होता है आरबीआई को। कब करना होता है? 30 डेज आफ्टर द क्लोज ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, यानी कि जब कैलेंडर ईयर खत्म हो जाता है उसके 30 दिन के अंदर जितने भी ऐसे अकाउंट है जो अनक्लेम्ड है उनका जो भी रिटर्न आएगा वो आरबीआई को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 26A। अब ये भी इसी से रिलेटेड है। देखिए अब ये तो हो गया रिटर्न, जो अनक्लेम डिपॉजिट का रिटर्न था वो डाल दिया। अब इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, जिसको हम बोल देते हैं DEAF। DEAF यानी कि डिपॉजिट एजुकेशन अवेयरनेस फंड। अब जैसे अब ये जो रिटर्न है जो यहाँ से आ रहा था वो जाएगा कहाँ पे? वो जाता है डीफ अकाउंट में। जो DEAF है, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड, वो जाता है वहाँ पर, जो कि किसके पास होता है? आरबीआई के पास, जो कि उनको आगे डिफरेंट डिफरेंट जो मान लो कोई अच्छा काम हो गया या कोई चैरिटी का काम हो गया तो वहाँ पे वो उनको डोनेट कर सकते हैं। तो ये होता है डीफ अकाउंट जो होता है, वहाँ पे ये सारा अमाउंट जाता है। हमारे पास सेक्शन 27, every bank has to submit a return on assets and liabilities
एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच क्वार्टर टू RBI लेटेस्ट बाई एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ पावर टू कॉल फॉर अदर इंफॉर्मेशन। कि सेक्शन 27 में क्या बताया गया है कि सभी बैंक को सबमिट करना होता है क्या, रिटर्न ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटी। एसेट मैंने आपको बता दिया, लाइबिलिटी क्या होगी कि कोई ऐसी चीज जहाँ से उसकी इनकम जनरेट नहीं हो रही है, बाकी वहाँ पे उसे वो एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है सिंपल वे में लाइबिलिटी। एसेट क्या होता है जहाँ से इनकम जनरेट हो रही है, जिसकी वैल्यू आगे जाके बढ़ रही है। लाइबिलिटी क्या हो गया, जो एक्सपेंस है हमारा, यानी कि जहाँ पे पैसे हम दे रहे हैं और उसकी वैल्यू भी घटती जा रही है, वो हो जाता है लाइबिलिटी। तो इसका जो भी रिटर्न होता है वो सबमिट करना होता है बैंक को, RBI को, कब, एज ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ ईच क्वार्टर। जो क्वार्टर होता है कंप्लीट, उसके लास्ट फ्राइडे को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट है सेक्शन 29, बैंक्स हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो वैसे तो कैलेंडर जनवरी से दिसंबर तक होता है, लेकिन जो फाइनेंशियल कैलेंडर होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, अगले साल 31 मार्च को वो खत्म होता है। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है बैंक को। और भी जितनी भी कंपनीज है, बैंकिंग कंपनी है या और कोई कंपनी है, उनका भी फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 को। तो सभी क्या करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं 31 को। तो बैंक के लिए भी मैंडेटरी है कि वो एक बैलेंस शीट बनाए। और इज टू बी साइंड बाय CMD एंड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर। और इसके ऊपर साइन होने चाहिए CMD के, यानी कि वो जो बैलेंस शीट है वो ऑथराइज्ड है या नहीं, वो अच्छे तरीके से बनी है या नहीं, तो वो चेक की जाएगी, यानी कि CMD के साइन होने चाहिए। और कम से कम 3 डायरेक्टर के उसके पास उसके ऊपर साइन होने चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन 31, बैंक्स बैलेंस शीट टू बी ऑडिटेड एंड पब्लिश्ड विद इन 3 मंथ RBI प्लस 3 मंथ। यानी कि जो बैलेंस शीट है जो बना ली गई है उसको ऑडिट किया जाएगा ऑडिटर के द्वारा, और उसको पब्लिश किया जाएगा 3 महीने के अंदर RBI के पास। नेक्स्ट है हमारे पास है सेक्शन 31, 3 कॉपीज ऑफ द बैलेंस शीट। यानी कि जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी 3 कॉपी ड्यूली ऑडिटेड मस्ट बी फर्निश टू RBI विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ये वही आ गया हमारे पास कि 3 महीने के अंदर ऑडिट की गई जो कॉपी है, 3 बैलेंस शीट की 3 कॉपी वो RBI को सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 32, सबमिशन ऑफ बैलेंस शीट टू ROC। जो रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी होता है वहाँ पर भी ये बैलेंस शीट सबमिट करनी होती है। और जो ये हमारे पास जैसे ROC है, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आएगा और हमारे पास एक्ट आएंगे वहाँ पे जाके हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 35, इंस्पेक्शन ऑफ बैंकिंग कंपनीज बाय RBI। यानी कि RBI के द्वारा बैंक की इंस्पेक्शन, ये कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 35 के अंदर। ऑन इशू बैंकिंग ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन जो इशू करना है उसको अपॉइंट करना, KYC पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन SB एंड टाइम डिपॉजिट एटसेट्रा। तो इन सभी चीज़ों की इंस्पेक्शन RBI के द्वारा टाइम टू टाइम की जाती है। नेक्स्ट है सेक्शन 35AA, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट्स RBI टू इंस्ट्रक्ट बैंकिंग कंपनीज टू इनिशिएट insolvency resolution process under insolvency and bankruptcy code 2016। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो RBI को डायरेक्ट करती है कि आप जो बैंकिंग कंपनी है या बैंक है उनको डायरेक्ट करेगा कि आप जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस होती है किसके अंडर होती है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं IBC 2016। अब जो ये शॉर्ट टर्म एब्रीविएशन जो आपके पास आ रही है ये भी आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि हर बार इनमें से कुछ ना कुछ पक्का था। जैसे मान लो IBC 2016 आ जाए, या फिर आ जाए कि IBC कब जो आया था, तो उसमें आपका आंसर होगा 2016। या फिर IBC में C की फुल फॉर्म पूछ लें या B की फुल फॉर्म पूछ लें। तो इस तरीके से आपको जो भी आपके पास ये आ रही है शॉर्टकट आ रहे हैं, शॉर्ट टर्म आ रही है, उनको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है।
तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड होता है उसके अंडर उस एक्ट के अंदर जो प्रोसेस हमारे पास इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, उसको इनिशिएट करने के लिए कौन बोल सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी बैंक को, सॉरी आरबीआई को, और आरबीआई बोलेगा बैंक को। उसके बाद जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसेस होती है वो आगे शुरू की जाती है किसी भी कंपनी की, कि मान लो पहले उसके अकाउंट फ्रीज कर देंगे कि उसका वो डिपॉजिट कर सकते हैं, निकलवा नहीं सकते वो। तो इस तरीके से पूरी पूरी प्रोसेस होती है, बैलेंस शीट उनकी लेंगे, इन्वेंट्री की लेंगे। तो ऐसे सभी जो प्रोसेस होगी वो किसके अंदर आती है? इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के अंदर वो आती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 35AB। आरबीआई कैन इशू डायरेक्शन टू ए बैंक फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स, कि जो आरबीआई है वो डायरेक्शन इशू कर सकता है बैंक को रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। यानी कि स्ट्रेस्ड एसेट्स क्या होंगे? ऐसे एसेट्स जो कि डिफिकल्टी में या डिफॉल्ट हो गया, या फिर जहां से रिटर्न नहीं आ रहा है, या फिर वहां पर ये खतरा है कि कहीं वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए कंपनी। तो इस तरीके के ऐसे एसेट जहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि या तो वहां से रिटर्न नहीं आ रहा है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो सकता है। तो इस तरीके के जितने भी एसेट्स होंगे तो आरबीआई जो डायरेक्शन इशू करता है बैंक को कि आप जितने भी ऐसे एसेट्स हैं उनकी रिपोर्ट आप मुझे दीजिए, और साथ में और अगर आरबीआई को लगेगा कि हाँ वो स्ट्रेस्ड एसेट्स है तो वो उनके रिजोल्यूशन की यानी कि उनको निपटाने की प्रोसेस भी स्टार्ट बैंक कर सकता है। ये डायरेक्शन कौन देता है? आरबीआई। और ये कहाँ पे बताया गया है? सेक्शन 35AB के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 35B। पीरियड अप्रूवल ऑफ आरबीआई बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन, एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए बैंक। यानी कि किसी भी बैंक को अगर अपॉइंटमेंट करनी है किसकी? चेयरमैन की, एमडी की, चीफ एग्जीक्यूटिव की बैंक के अंदर, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 36। आरबीआई कैन टर्मिनेट एनी चेयरमैन और एनी एम्प्लॉय ऑफ ए बैंक वेयर इट कंसिडर डिजायरेबल टू डू सो। यानी कि अगर आरबीआई को लगता है कि किसी बैंक का एम्प्लॉय है या कोई चेयरमैन है, एमडी है, सीएमडी कोई भी हो, अगर उसको लगता है कि वो अपनी पावर का या फिर अपनी सीट का गलत फायदा उठा रहा है, तो अगर बैंक को आरबीआई को लगता है कि उसको हटाना ठीक रहेगा, डिजायरेबल रहेगा, तो आरबीआई किसी को भी उसकी पोस्ट से हटा सकता है, चाहे वो सिंपल क्लर्क हो, पीएन हो, दफ्तरी हो, या कोई भी हो, या फिर कोई मैनेजर हो, ठीक है, एमडी हो, कोई भी हो, तो उसको वो उसकी पोस्ट से हटा सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। और इसी के अंदर नेक्स्ट हमारे पास है आरबीआई कैन प्रोहिबिट ए बैंकिंग कंपनी टू एंटर इनटू एनी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन और ए क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन। कि जो आरबीआई है वो किसी भी बैंकिंग कंपनी को किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के अंदर जाने से मना कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अक्वायर एनी बैंकिंग कंपनी विद कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी बैंकिंग कंपनी को भी एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसके लिए पहले उसको आरबीआई से कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जो बैंकों का बैंक है जिसको आरबीआई बोला जाता है, ठीक है, जिसके अंडर सारे बैंक आते हैं, तो उसके साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बैंक को भी या किसी बैंकिंग कंपनी को भी एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 45। RBI has powers to apply to central government for suspension of business। कि जो RBI है उसके पास पावर है कि वो अप्लाई करे सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी बिजनेस की सस्पेंशन के लिए, बैंक के लिए, फिर किसी बैंकिंग कंपनी की सस्पेंशन के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है। और दूसरा एंड प्रिपेयर स्कीम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एंड एमालगमेशन। तो देखिए ये क्या होगा, पहले तो आरबीआई के पास पावर है कि वो अप्लाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी भी बिजनेस को सस्पेंड करना है, या फिर दूसरा उसको रिकॉन्स्टिट्यूट या एमालगमेशन करना है। तो इसका देखिए मतलब क्या होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया? इन्वॉल्व्स ए कंपनीज होल अंडरटेकिंग एंड प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफर टू ए न्यू कंपनी। यानी कि उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या है कि किसी एक कंपनी की
पूरी की पूरी अंडरटेकिंग करके उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को किसी दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दे, और विद शेयर होल्डर ऑफ द ओल्ड कंपनी रिसीव शेयर इन द न्यू कंपनी, और जो पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनको नई कंपनी में भी शेयर्स मिल जाएंगे। ये तो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। और अमालगमेशन क्या होता है देखिए, occurs when two or more companies combine into one with shareholder of the amalgamating companies become shareholder of the newly formed companies। यानी कि अमालगमेशन कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज कंबाइन होती है एक के अंदर, और उनके जो शेयर होल्डर होता है वो जो अमालगमेटिंग कंपनीज के जो शेयर होल्डर है वो भी नए शेयर होल्डर बन जाते हैं जो नई कंपनी आती है। यानी कि दो कंपनी थी, मर्ज हो गई, तो उनके जो शेयर होल्डर थे वो नई कंपनी के अंदर क्या हो जाएंगे, उनको भी वहाँ पे शेयर्स मिल जाएंगे। तो ये होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन और अमालगमेशन। ये कोई इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 45Y, प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि बैंक को अपने रिकॉर्ड्स प्रिजर्व करके रखने होते हैं, और इसकी अलग अलग जो टाइम लिमिट होती है कि कौन सा रिकॉर्ड कितने टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है। ये भी हम आने वाली वीडियोस में आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 45Z। सेक्शन 45 देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आगे भी जो आएंगे देखिए बहुत अच्छे जो कि आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम आगे इसमें पढ़ेंगे सेक्शन 45 में। तो 45Z में देखिए क्या है, रिटर्न ऑफ पेड चेक्स टू कस्टमर्स आफ्टर कीपिंग ट्रू कॉपीज ऑफ द चेक्स। यानी कि अगर आपको पता है कि कोई भी चेक आएगा, आप उसको क्लियर कर दोगे, और उस चेक की कॉपी आप जो ट्रू कॉपी होती है, ओरिजिनल कॉपी होती है, उसको अपने पास रख लोगे, और जो कस्टमर है उसको उसका कुछ भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वो वाउचर लेके आता है तो वाउचर का आपको पता है कि उसको एक छोटी रसीद उसको भी दी जाती है और एक आपके पास रहती है, लेकिन चेक का ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि मेरा चेक पास हो गया लेकिन मुझे ये चेक वापस चाहिए, तो देखिए क्या होता है कि जो पेड चेक है कस्टमर को वापस कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक कॉपी है वो बैंक को अपने पास रखनी होती है। द कस्टमर हैज टू प्रिजर्व द चेक फॉर ए पीरियड ऑफ 8 years एंड प्रोड्यूस देम व्हेन आस्क्ड टू डू सो। और जो ओरिजिनल चेक था, जो ट्रू कॉपी थी, वो किसके पास है, कस्टमर के पास, तो उसको वो 8 साल तक प्रिजर्व करके रखनी होगी। और अगर बैंक को बीच में कोई भी मान लो ऑडिट में उसकी जरूरत पड़ती है तो बैंक उसको वापस मंगा सकता है देखने के लिए या फिर रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अपने पास। तो 8 साल तक बैंक को कस्टमर को अपने पास प्रिजर्व करके वो रखना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेन, तो कि अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि क्या बैंक को कस्टमर को पेड चेक रिटर्न किया जा सकता है, तो हाँ रिटर्न किया जा सकता है पेड चेक, और लेकिन उसकी एक कॉपी भी बैंक को अपने पास रखनी होती है। नेक्स्ट है सेक्शन 45ZA। तो यहाँ से आपके पास नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नॉमिनेशन दो जो डिफरेंट अकाउंट्स की होती है वो सारी जेड में आपके पास आती है। तो ZA में क्या है देखिए, नॉमिनेशन फॉर पेमेंट ऑफ डिपॉजिटर्स मनी। डिपॉजिटर्स मनी के लिए जो नॉमिनेशन होती है वो कहाँ पे डिफाइन की गई है, 45ZA में। नेक्स्ट है 45ZB में क्या बोला गया है, नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ अदर पर्सन्स रिगार्डिंग डिपॉजिट नॉट रिसीवेबल एक्सेप्ट कोर्ट ऑर्डर। देखिए इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी पर्सन ने आपके बैंक में डिपॉजिट किया है, ठीक है, तो लेकिन कोई थर्ड पर्सन आता है और वो क्या क्लेम करता है कि ये डिपॉजिट मेरा है या फिर ये डिपॉजिट आप मुझे दे दीजिए, ठीक है। और इस तरीके का कोई भी जो नोटिस अगर मान लो वो देता है, तो इस तरीके का कोई भी नोटिस जो बैंक है वो एक्सेप्ट नहीं करता किसी थर्ड पर्सन का। जो अगर कोई थर्ड पर्सन ये क्लेम करता है कि ये जो डिपॉजिट है किसी और के नाम से वो, और वो कहता है कि ये डिपॉजिट मेरा है या फिर आप मुझे दे दीजिए, तो इस तरीके का कोई भी नोटिस जो है जो बैंक है वो एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट कब, कि जब ऐसा कोई कोर्ट ऑर्डर हो। अगर कोर्ट ने ये बोला है कि ये डिपॉजिट जो है
इसका जो हकदार कौन है, ठीक है, इसका राइट किसके पास है कि इस पर्सन के पास है जिसने ये नोटिस दिया है, तब जाके जो बैंक है वो नोटिस एक्सेप्ट कर सकता है और आगे के प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। अदरवाइज सेक्शन 45ZB में क्या बोला गया है कि ऐसा कोई भी नोटिस है जो बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी के आपके 2-3 आगे और आएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है 45ZC। तो नॉमिनेशन आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ZA से। तो ZC में देखिए क्या है, नॉमिनेशन फॉर रिटर्न ऑफ आर्टिकल्स केप्ट इन सेफ कस्टडी विद बैंकिंग कंपनी। यानी कि जो सेफ कस्टडी में जो आर्टिकल्स रखे जाएंगे, अब जो आर्टिकल्स है, जब मान लो जो लोन है या जो भी है जिसके लिए वो आर्टिकल्स रखे गए थे एज ए सिक्योरिटी, तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो आर्टिकल्स वापस करने होते हैं, तो उसके लिए भी नॉमिनेशन दी जाती है। अब नॉमिनेशन किस लिए दी गई है कि मान लो अगर जिस पर्सन ने वो लोन लिया था या जिसने वो वहाँ पे सेफ डिपॉजिट में वो आर्टिकल रखे थे, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो किस पर्सन को वापस किए जाएंगे वो, तो जिसका जो नॉमिनी होगा उस पर्सन को वापस किए जा सकते हैं। तो इसकी नॉमिनेशन कहाँ पे, 45ZC। नेक्स्ट है 45ZD, नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ अदर पर्सन रिगार्डिंग आर्टिकल्स नॉट रिसीवेबल एक्सेप्ट कोर्ट ऑर्डर। इसमें भी वही आ गया कि जो नोटिस ऑफ क्लेम का है, किसी तीसरे पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने बोला है कि जो सेफ कस्टडी के अंदर जो आर्टिकल्स है वो मेरे हैं, ठीक है, लेकिन है किसी और के वो, तो ऐसा कोई भी नोटिस जो है बैंक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट कब, कि जब कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर किया हो। नेक्स्ट है 45ZE, रिलीज ऑफ कंटेंट ऑफ सेफ्टी लॉकर्स टू नॉमिनी, कि जो कंटेंट है, जो आर्टिकल्स रखे गए सेफ्टी लॉकर्स के अंदर, वो किसको देने, नॉमिनी को देने। ये कहाँ पे डिफाइन किया गया, ZE के अंदर। ZF के अंदर क्या बोला गया है, नोटिस ऑफ क्लेम ऑफ अदर पर्सन रिगार्डिंग सेफ्टी लॉकर्स नॉट रिसीवेबल एक्सेप्ट कोर्ट ऑर्डर। इसमें भी वही आ जाएगा, इसमें सेफ्टी लॉकर का आ गया कि ऐसा कोई भी नोटिस ऑफ क्लेम जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा, और एक्सेप्ट अगर कोई कोर्ट ऑर्डर हो ऐसा। नेक्स्ट सेक्शन 46, पेनल्टीज फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन इन रिटर्न ऑफ इंस्पेक्टर्स ऑफ RBI। यानी कि अगर जो इंस्पेक्टर जो आता है RBI का, जो इंस्पेक्ट करने आया है, अगर उसको कोई भी फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है और बाद में पता चलता है कि ये जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, तो ऐसी किसी भी गलती के लिए पेनल्टी से बैंक के ऊपर लगाई जा सकती है RBI के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास है सेक्शन 47, नो कोर्ट अदर देन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और एनी कोर्ट सुपीरियर देयरटू कैन एडमिट अपील अगेंस्ट ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 46। यानी कि जो सेक्शन 46 के अंदर जो ऑर्डर दिया गया है कि पेनल्टीज लगाई जाएंगी, तो इसकी अगर कोई भी अपील करता है तो ऐसी कोई भी अपील कोर्ट के द्वारा एडमिट नहीं की जा सकती। सिर्फ कब की जा सकती है, अगर वो कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो या फिर फर्स्ट क्लास हो, तब जा के वो अपील सबमिट की जा सकती है। अदरवाइज ऐसी कोई भी अपील सबमिट नहीं की जा सकती कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 47A, RBI कैन इम्पोज पेनल्टी फॉर वायलेशंस, कि जिस तरीके से फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, इसी तरीके से और भी जो रूल रेगुलेशंस है, जो पॉलिसी बनाई गई RBI के द्वारा, अगर वो पॉलिसीज बैंक फॉलो नहीं करता तो उन वायलेशन के कारण भी बैंक के ऊपर पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही लगे हैं कुछ 2 बैंक के ऊपर जो पेनल्टीज लगाई गई है। नेक्स्ट है सेक्शन 49, नो पर्सन अदर देन ए बैंकिंग कंपनी RBI एंड SBI कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट्स ऑफ मनी विड्रॉल बाय चेक। यानी कि इनके अलावा कोई भी जो, यानी कि SBI बैंकिंग कंपनी RBI से अलग कोई भी जो मनी है विड्रॉल बाय चेक है, वो कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और इसी तरीके सेक्शन 49A में भी यही बोला गया है कि अदर देन ए बैंकिंग कंपनी RBI SBI नो पर्सन कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स और मनी विड्रॉल बाय चेक, कि जो चेक के द्वारा विड्रॉल किया गया वो और कोई जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ये थे हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, ठीक है। 45 जो है उसमें से लगभग हर बार आता ही है, 45ZA से और जहाँ भी ZF तक जो भी है, तो वो सारे नॉमिनेशन और नोटिस ऑफ क्लेम के आते हैं। इनमें से लगभग ये लगा लो आप एक पक्का आ जाता है।
और जो ये हो गया कि बैंकिंग कहाँ डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो इसी वीडियो में इतना ही, और एक सेक्शन हो रहता है इसका, सेक्शन 52, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स फॉर ऑल मैटर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन सभी के लिए रूल्स बना सकती है। तो इस वीडियो में देखिए इतना ही था, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की वीडियो हम बाद में लेके आएंगे। उससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं पिछले 2-3 साल के, लगभग 300-400 क्वेश्चन की लिस्ट अपने पास है, तो वो पहले आएंगे, ताकि आपको ये थोड़ा आइडिया हो जाए कि एग्जाम में किस टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम आगे अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपके कोलीग्स या दूसरे बैंक में जो भी कोलीग्स होंगे जो कि सब स्टाफ टू क्लरिकल या क्लरिकल टू स्केल 1 की जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस, ये जो सिलेबस है सभी के लिए सेम रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।